बयान 20। तिलिस्म के दरवाजे पर पहुंचकर कुंवर वीरेंद्र सिंह का डेरा खड़ा हो गया। खजाना पहले ही निकाल चुके थे, अब कुल 2 टुकड़े तिलिस्म के टूटने को बाकी थे। एक तो वो चबूतरा जिस पर पत्थर का आदमी सोया था, दूसरे अजदहे वाले दरवाजे को तोड़कर वहां पहुंचना जहां चंद्रकांता और चपला थी। तिलिस्मी किताब कुमार के हाथ लगी चुकी थी, उसके कई पन्ने बाकी रह गए थे, आज बिल्कुल पड़ गए। कुमारी चंद्रकांता के पास पहुंचने तक जो जो काम इनको करने थे सब ध्यान में चढ़ा लिए, मगर उस चबूतरे के तोड़ने की तरकीब किताब में न दिखी जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था। हाँ, उसके बारे में इतना लिखा था कि वो चबूतरा एक दूसरे तिलिस्म का दरवाजा है जो इस तिलिस्म से कहीं बढ़ चढ़कर है, और माल खजाने की तो इंतहा नहीं कि कितना रखा हुआ है। वहां की एक एक चीज ऐसी ताज्जुब की है कि जिसे देखने से बड़े बड़े दिमाग वालों की अकल चकरा जाए। उसके तोड़ने की तरकीब दूसरी ही है। ताली भी उसी आदमी के कब्जे पे है जो सोया हुआ है। कुमार ने ज्योतिषी जी की तरफ देखकर कहा, क्यों ज्योतिषी जी, क्या वो चबूतरे वाला तिलिस्म मेरे हाथ से न टूटेगा? ज्योतिषी, देखा जाएगा, पहले आप कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाइए। कुमार, अच्छा चलिए, यह काम तो आज ही खत्म हो जाए। तीनों यारों को साथ लेकर कुंवर वीरेंद्र सिंह उस तिलिस्म में घुसे। जो कुछ उस तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था खूब ख्याल कर लिया और उसी तरह काम करने लगे। खंडहर के अंदर जाकर उस मामूली दरवाजे को खोला जो उस पत्थर वाले चबूतरे के सिरहाने की तरफ था। नीचे उतरकर कोठरी में से होते हुए उसी बाग में पहुंचे जहां खजाने और बारादरी के सिंहासन के ऊपर का वो पत्थर हाथ लगा था जिसको छूकर चपला बेहोश हो गई थी, और जिसके बारे में तिलिस्मी किताब में लिखा हुआ था कि वो एक डब्बा है और उसके अंदर एक नायाब चीज रखी है। चारों आदमी नहर के रास्ते गोता मारकर उसी तरह बाग के उस पार हुए जिस तरह चपला उसके बाहर गई थी, और उसी की तरह पहाड़ी के नीचे वाली नहर के किनारे किनारे चलते हुए उस छोटे से तालाब में पहुंचे जिसमें वो अजदहा था जिसके मुंह में चपला घुसी थी। एक तरफ दीवार में आदमी के बराबर काला पत्थर जड़ा हुआ था। कुमार ने उस पर जोर से लात मारी, साथ ही वो पत्थर पल्ले की तरह खुल के बगल में हो गया और नीचे उतरने की सीढ़ियां दिखाई पड़ी। मशाल वाले चारों आदमी नीचे उतरे। यहां उस अजदहे की बिल्कुल कारीगरी नजर पड़ी। कई चरखी और पुर्जों के साथ लगी हुई भोजपत्र की बनी मोटी भाथी उसके नीचे थी, जिसको देखने से कुमार समझ गए कि जब अजदहे के सामने वाले पत्थर पर कोई पैर रखता है तो ये भाथी चलने लगती है और इसकी हवा की तेजी सामने वाले आदमी को खींचकर अजदहे के मुंह में डाल देती है। बगल में एक खिड़की थी जिसका दरवाजा था। सामने ताली रखी हुई थी जिससे ताला खोलकर चारों आदमी उसके अंदर गए। यहां से वे लोग छत पर चढ़ गए जहां से गली की तरह एक खोह दिखाई पड़ी। किताब से पहले ही मालूम हो चुका था कि यही खोह की सी गली उस दालान में जाने के लिए है जहां चपला और चंद्रकांता बेबस पड़ी है। अब कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी, इस ख्याल से कुमार का जी धड़कने लगा। चपला की मोहब्बत ने तेज सिंह के पैर हिला दिए। खुशी खुशी ये लोग आगे बढ़े। कुमार सोचते जाते थे कि आज जैसे निराले में कुमारी चंद्रकांता से मुलाकात होगी वैसी पहले कभी न हुई थी। मैं अपने हाथों से उसके बाल सुलझाऊंगा, अपनी चादर से उसके बदन की गर्द छाड़ूंगा। हाय, बड़ी भारी भूल हो गई कि कोई धोती उसके पहनने के लिए नहीं लाए। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? वो फटे कपड़ों में कैसी दुखी होगी। मैं कोई कपड़ा उसके लिए नहीं लाया, इसलिए वो जरूर खफा होगी और मुझे खुद गर्ज समझेगी। नहीं नहीं, वो कभी रंज न होगी। उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, देखते ही खुश हो जाएगी, कपड़े का कुछ ख्याल न करेगी। हाँ, खूब याद पड़ा कि मैं अपनी चादर अपनी कमर में लपेट लूंगा और अपनी धोती उसे पहनाऊंगा। इस वक्त का काम चल जाएगा। अरे ये क्या, सामने कई आदमियों के पैरों की चाप सुनाई पड़ती है।
शायद मेरा आना मालूम करके कुमारी चंद्रकांता और चपला आगे से मिलने को आ रही है। नहीं नहीं, उनको क्या मालूम कि मैं यहां आ पहुंचा। ऐसी ऐसी बातें सोचते और धीरे धीरे कुमार बढ़ रहे थे कि इतने में ही आगे दो भेड़ियों के लड़ने और कुर्राने की आवाज आई, जिसे सुनते ही कुमार के पैर दो मन के हो गए। तेज सिंह की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे, मगर मुंह से आवाज ना निकली। चलते चलते उस दालान में पहुंचे जहां नीचे खो के अंदर से कुमारी और चपला को देखा था। पूरी उम्मीद थी कि कुमारी चंद्रकांता और चपला यहां दिखेंगे, मगर वे कहीं नजर न आई। हां, जमीन पर पड़ी दो लाशें जरूर दिखाई थी, जिनमें मांस बहुत कम था। सिर से पैर तक नुची हुई हड्डियां दिखाई देती थी। चेहरे किसी के भी दुरुस्त न थे। इस वक्त कुमार की कैसी दशा थी वे ही जानते होंगे। पागलों की सी सूरत हो गई, चिल्लाकर रोने और बकने लगे। हाय चंद्रकांता, तुझे कौन ले गया? नहीं, ले नहीं गया बल्कि मार गया। जरूर इन्हीं भेड़ियों ने तुझे मुझसे जुदा किया, जिनकी आवाज यहां पहुंचने के पहले सुनी थी। वो भेड़िया बड़ा ही बेवकूफ था जो उसे तेरे खाने की इतनी जल्दी थी। उसके लिए तो मैं पहुंच ही गया था। मेरा खून पीकर वो बहुत खुश होता, क्योंकि इसमें तेरी मोहब्बत की मिठास भरी हुई है। तेरे में क्या बचा था? सूख के पहले ही कांटा हो रही थी। मगर क्या सचमुच तुझे भेड़िया खा गया, या मैं भूलता हूं? क्या यह कोई दूसरी जगह तो नहीं है? नहीं नहीं, वो सामने दुष्ट शिवदत्त बैठा है। हाय, अब मैं जी कर क्या करूंगा? मेरी जिंदगी किस काम आएगी? मैं कौन सा मुंह लेकर महाराज जयसिंह के सामने जाऊंगा? जल्दी मत करो चंद्रकांता, धीरे धीरे चलो। मैं भी आता हूं, तुम्हारा साथ मरने पर भी ना छोड़ूंगा। आज नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ तीनों राज्य ठिकाने लग गए। मैं तो तुम्हारे पास आता ही हूं। मेरे साथ ही और भी कई आदमी आएंगे जो तुम्हारी खिदमत के लिए बहुत होंगे। हाय, इस सत्यानाशी तिलिस्म ने, इस दुष्ट शिवदत्त ने, इन भेड़ियों ने आज बड़े बड़े दिलावरों को खाक में मिला दिया। बस हो गया। दुनिया इतनी बड़ी थी, अब खत्म हो गई। क्यों दौड़ी जाती हो चंद्रकांता? लो, मैं भी आया। इतना कहकर पहाड़ी के नीचे की तरफ देखकर कुमार कूद कर अपनी जान देना ही चाहते थे, और तीनों अय्यार सन्न खड़े देख ही रहे थे कि यकायक भारी आवाज के साथ दालान के एक तरफ की दीवार फट गई और उसमें से एक वृद्ध महापुरुष ने निकलकर कुमार का हाथ पकड़ लिया। कुमार ने फिर कर देखा। लगभग 80 वर्ष की उम्र, लंबी लंबी सफेद रुई की तरह दाढ़ी जो नाभि तक आई हुई थी, सिर की लंबी जटा जमीन तक लटकती हुई, तमाम बदन में भस्म लगाए, लाल और बड़ी बड़ी आंखें निकाले, दाहिने हाथ में त्रिशूल उठाए, बाएं हाथ से कुमार को थामे, गुस्से से बदन कंपाते तापसी रूप शिव की तरह दिखाई पड़े, जिन्होंने कड़क कर आवाज दी और कहा, खबरदार, जो किसी को विधवा करेगा। यह आवाज इतनी जोर की थी कि सारा मकान दहल उठा। तीनों अय्यारों के कलेजे कांप उठे। कुंवर वीरेंद्र सिंह का बिगड़ा हुआ दिमाग फिर ठिकाने पर आ गया। देखकर उन्हें सिर से पैर तक, कुमार ने कहा, मैं समझ गया, आप साक्षात शिव जी या कोई योगी हैं जो मेरी भलाई के लिए आए। वाह, बहुत खूब किया जो आ गए। अब मेरा धर्म बच गया। मैं क्षत्रिय होकर आत्महत्या न कर सका। एक हाथ आपसे लड़ूंगा और इस अद्भुत त्रिशूल पर अपनी जान न्योछावर कर दूंगा। आप जरूर इसीलिए आए। मगर महात्मा जी, ये तो बताइए कि मैं किसको विधवा करूंगा?
आप इतने बड़े महामना होकर झूठ क्यों बोलते हैं? मेरा है कौन? मैंने किसके साथ शादी की है? हाय, कहीं ये बात कुमारी सुनती तो उसको जरूर यकीन हो जाता कि ऐसे महात्मा की बात भला कौन काट सकता है। वृद्ध योगी ने कड़क कर कहा, क्या मैं झूठा हूं? क्या तू क्षत्रिय है? क्षत्रिय के यही धर्म होते हैं? क्यों वे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं? क्या तूने किसी से विवाह की प्रतिज्ञा नहीं की? ले देख, पढ़, किसका लिखा हुआ है? ये कहकर अपनी जटा के नीचे से एक खत निकालकर कुमार के हाथ में दे दिया। पढ़ते ही कुमार चौंक उठे। हाँ, ये तो मेरा ही लिखा है। क्या लिखा है? मुझे सब मंजूर है। इसके दूसरी तरफ क्या लिखा है? हाँ, अब मालूम हुआ, ये तो उस वन कन्या का खत है। इसी में उसने अपने साथ विवाह करने के लिए मुझे लिखा था। उसके जवाब में मैंने बात कबूल की थी, मगर यह खत इनके हाथ कैसे लगा? वन कन्या का इनसे क्या वास्ता? कुछ ठहर कर कुमार ने पूछा, महात्मा, क्या आप इस वन कन्या को जानते हैं? इसके जवाब में फिर कड़क के वृद्ध योगी बोले, अभी तक जानने को कहता है, क्या उसे तेरे सामने कर दूं? इतना कहकर एक लात जमीन पर मारी। जमीन फट गई और उसमें से विष कन्या ने निकलकर कुमार के पांव पकड़ लिए। चौथा अध्याय, बयान 1। वन कन्या को यकायक जमीन से निकलकर पैर पकड़ते देख वीरेंद्र सिंह एकदम घबरा उठे। देर तक सोचते रहे कि ये क्या मामला है, यहां वन कन्या क्यों करा पहुंची और ये योगी कौन है जो इसकी मदद कर रही है। आखिर बहुत देर तक चुप रहने के बाद कुमार ने योगी से कहा, मैं इस वन कन्या को जानता हूं। इसने हमारे साथ बड़ा भारी उपकार किया है और मैं इससे कुछ वादा भी कर चुका हूं, लेकिन मेरा यह वादा बिना कुमारी चंद्रकांता के मिले पूरा नहीं हो सकता। देखिए ना, इस खत में जो आपने मुझे दिया है, क्या शर्त है? खुद इन्होंने लिखा है कि मुझसे और कुमारी चंद्रकांता से एक ही दिन में शादी हो, और इस बात को मैंने मंजूर किया है। पर जब कुमारी चंद्रकांता इस दुनिया से चली गई, तब मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। इकरार दोनों से एक साथ शादी करने का है। योगी वन कन्या की तरफ देखकर, क्यों री, तो मुझे झूठा बनाना चाहती है? वन कन्या हाथ जोड़कर, नहीं महाराज, मैं आपको झूठा कैसे बना सकती हूं? आप इनसे ये तो पूछें कि इन्होंने कैसे मालूम किया कि कुमारी चंद्रकांता मर गई। योगी कुमार से, कुछ सुना? ये लड़की क्या कहती है? तुमने कैसे जाना कि कुमारी चंद्रकांता मर गई है? कुमार, क्या कुमारी चंद्रकांता जीती है? जो मैं पूछता हूं पहले उसका जवाब तो दे। पहले जब मैं इस खो में आया था, तब इस जगह मैंने कुमारी चंद्रकांता और चपला को देखा था, बल्कि बातचीत भी की थी। आज उन दोनों की जगह इन दो लाशों को देखने से मालूम हुआ कि ये दोनों योगी, क्या तुम्हारी अक्ल खास चलने चली गई? इन दोनों लाशों को देखकर इतना भी न पहचान सके कि ये मर्दों की लाशें हैं या औरतों की? इनकी लंबाई और बनावट पर कुछ भी ख्याल न किया? तेज सिंह घबरा कर और दोनों लाशों की तरफ देखकर गौर से, तब शर्मा कर, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने इन दोनों लाशों पर गौर नहीं किया। कुमार के साथ मैं भी घबरा गया। हकीकत में दोनों लाशें मर्दों की हैं, औरतों की नहीं। अय्यारों से ऐसी भूल होना कितने शर्म की बात है। इस जरा सी भूल में कुमार की जान जा चुकी थी। देखो उस तरफ, देखो उन दोनों पहाड़ियों के बीच में। इतना इशारा बहुत है, क्योंकि तुम इस तहखाने का हाल जानते हो, अपने उस्ताद से सुन चुके हो। तेज सिंह ने उस तरफ देखा।
साथ ही टकटकी बंद गई। कुमार भी उसी तरफ देखने लगे। देवी सिंह और ज्योतिषी जी की निगाह भी उधर ही जा पड़ी। यकायक तेज सिंह घबरा कर बोले, ओह, ये क्या हो गया? तेज सिंह के इतना कहने से और भी सभी का ख्याल उसी तरफ चला गया। कुछ देर बाद योगी जी से और बातचीत करने के लिए तेज सिंह उनकी तरफ घूमे, मगर उनको ना पाया। वन कन्या भी न दिखाई पड़ी, बल्कि ये भी मालूम न हुआ कि वो दोनों किस राह से आए थे और कब चले गए। जब तक वन कन्या और योगी जी यहाँ थे, उनके आने का रास्ता भी खुला हुआ था। दीवार में दरार मालूम पड़ती थी, जमीन फटी हुई दिखाई देती थी, मगर अब कहीं कुछ नहीं था। बयान 2। आखिर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से कहा, मुझे अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि योगी जी ने उंगली के इशारे से तुम्हें क्या दिखाया, और इतनी देर तक तुम्हारा ध्यान कहां अटका रहा? तुम क्या देखते रहे, और अब वे दोनों कहां गायब हो गए? तेज सिंह, क्या बताएं कुमार, वो दोनों कहां चले गए? कुछ खुलासा हाल उनसे न मिल सका। अब बहुत आश्चर्य करना पड़ेगा। हाँ, आखिर तुम उस तरफ देख क्या रहे थे? हम क्या देखते थे, इस हाल के कहने में बड़ी देर लगेगी। और अभी हाँ, इन मुर्दों की बदबू से रुका नहीं जाता। इन्हें इसी जगह छोड़ इस तिलिस्म के बाहर चलिए। वहां जो कुछ हाल है कहूंगा, मगर यहां से चलने से पहले उसे देख लीजिए जिसे इतनी देर से मैं ताज्जुब से देख रहा था। वो दोनों पहाड़ियों के बीच में से जो दरवाजा नजर आ रहा है, सो पहले बंद था। यही ताज्जुब की बात थी। खैर, अब चलिए, मगर हम लोगों को कल फिर यहां लौटना पड़ेगा। ये तिलिस्म ऐसी राह पर बना हुआ है कि अंतर यहां तक आने में लगभग 5 कोस का फासला मालूम पड़ता है, और बाहर की राह से अगर इस तहखाने में आए तो 15 कोस चलना पड़ेगा। कुमार, खैर यहां से चलो, मगर इस हाल को खुलासा किए बिना तबीयत घबरा रही है। चलो। जिस तरह चारों आदमी तिलिस्म की राह से यहां पहुंचे थे, उसी तरह तिलिस्म के बाहर हुए। आज इन लोगों को बाहर आने में आधी रात बीत गई। इनके लश्कर वाले घबरा रहे थे कि पहले तो पहर दिन बाकी रहते बाहर निकल आते थे, आज क्यों देर हुई। जब ये लोग अपने खेमे में पहुंचे तो सभी का जी ठिकाने हुआ। तेज सिंह ने कुमार से कहा, कुमार, इस वक्त आप सो जाएं, कल आपसे जो कुछ कहना है कहूंगा। बयान 3। ये तो मालूम हुआ कि कुमारी चंद्रकांता जीवित है, मगर कहां है और उस खो में से क्यों कर निकल गई? वन कन्या कौन है? योगी जी कहां से आए? तेज सिंह को उन्होंने क्या दिखाया? इन्हीं सब बातों को सोचते और ख्याल दौड़ाते कुमार ने सुबह कर दी। एक घड़ी भी नींद न आई। अभी सवेरा नहीं हुआ कि पलंग से उतर जल्दी के मारे खुद तेज सिंह के डेरे में गए। वे अभी तक सोए थे, उन्हें जगाया। तेज सिंह ने उठकर कुमार को सलाम किया। जी में तो समझ ही गए थे कि वही बात पूछने के लिए कुमार बेताब है, और इसी से इन्होंने आकर मुझे इतनी जल्दी उठाया है। मगर फिर भी पूछा, कहिए क्या है जो इतने सवेरे आप उठे? तेज सिंह, रात भर नींद नहीं आई। अब जो कुछ कहना है जल्दी कहो, जी बेचैन है। अच्छा, आप बैठ जाइए, मैं कहता हूं। कुमार बैठ गए और देवी सिंह और ज्योतिषी जी को भी उसी जगह बुलावा भेजा। जब वे आ गए, तेज सिंह ने कहना शुरू किया, देखिए, ये तो अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि कुमारी चंद्रकांता को कौन ले गया, और वो योगी कौन था, और मनकन्या की मदद क्यों करने लगा। मगर उन्होंने मुझे जो कुछ दिखाया वो इतने ताज्जुब की बात थी कि मैं उसे देखने में ही इतना डूबा कि योगी जी से कुछ पूछ न सका, और वो भी बिना खुलासा हाल कहते चलते बने। उस दिन पहले पहल जब मैं आपको खो में ले गया, तब वहां का हाल जो कुछ मैंने अपने गुरुजी से सुना था, आपसे कहा था, आपको याद है? बखूबी याद है। मैंने क्या कहा था? तुमने यही कहा था कि उसमें बड़ा भारी खजाना है, मगर उस पर छोटा सा तिलिस्म भी बंधा हुआ है जो बहुत सहज में टूट सकेगा, क्योंकि उसके तोड़ने की तरकीब तुम्हारे उस्ताद तुम्हें कुछ बता गए हैं। हाँ ठीक है, मैंने यही कहा था। उस खो में मैंने आपको एक दरवाजा 2 पहाड़ियों के बीच में से दिखाया था।
जिसे योगी ने मुझे इशारे से बताया था। उस दरवाजे को खुला देख मुझे मालूम हो गया कि उस तिलिस्म को किसी ने तोड़ डाला और वहां का खजाना ले लिया। उसी वक्त मुझे ये ख्याल आया कि योगी ने उस दरवाजे की तरफ इसलिए इशारा किया कि जिसने तिलिस्म तोड़कर वो खजाना लिया है वही कुमारी चंद्रकांता को भी ले गया होगा। इसी सोच और आश्चर्य में डूबा हुआ मैं एकटक उस दरवाजे की तरफ देखता रह गया और योगी महाराज चलते बने। तेज सिंह की इतनी सी बात सुनकर बड़ी देर तक कुमार चुप बैठे रहे। बदहवासी सी छा गई। इसके बाद संभल कर बैठे और बोले, तो कुमारी चंद्रकांता फिर एक नई बला में फंस गई। मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। तब इसका पता कैसे लगे? अब क्या करना चाहिए? पहले हम लोगों को उस खोह में चलना चाहिए। वहां चलकर उस तिलिस्म को देखें जिसे तोड़कर कोई दूसरा वो खजाना ले गया है। शायद वहां कुछ मिले या कोई निशान पाया जाए। इसके बाद जो कुछ सलाह होगी की जाएगी। अच्छा चलो, मगर इस वक्त एक बात का ख्याल और मेरे जी में आता है। वो क्या? जब बद्रीनाथ को कैद करने उस खोह में गए थे और दरवाजा न खुलने पर वापस आए, उस वक्त भी शायद उस दरवाजे को भीतर से उसी ने बंद कर दिया हो जिसने उस तिलिस्म को तोड़ा। वो उस वक्त उसके अंदर रहा होगा। आपका ख्याल ठीक है, जरूर यही बात है, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि उसी ने शिवदत्त को भी छुड़ाया होगा। हो सकता है, मगर जब छूटने पर शिवदत्त ने बेईमानी पर कमर बांधी और पीछे मेरे लश्कर पर धावा मारा, तो क्या उसी ने फिर शिवदत्त को गिरफ्तार करके उस खोह में डाल दिया? और क्या वो पुर्जा भी उसी का लिखा था जो शिवदत्त के गायब होने के बाद उसके पलंग पर मिला था? हाँ, हो सकता है। तो इससे मालूम होता है कि वो हमारा दोस्त भी है। मगर दोस्त है तो फिर कुमारी को साथ क्यों ले गया? देखिए कुमार, इसका जवाब देना मुश्किल है। कुछ अक्ल काम नहीं करती। सिवाय इसके, शिवदत्त के छूटने के बाद भी तो आपको उस खोह में जाने का मौका पड़ा था और हम लोग भी उसको खोजते हुए उस खोह में पहुंचे। उस वक्त चपला ने तो नहीं कहा कि इस खोह में कोई आया था जिसने शिवदत्त को एक दफा छुड़ा के फिर कैद कर लिया। उससे कोई जिक्र नहीं किया था, बल्कि उसने तो कहा था कि हम शिवदत्त को बराबर उसी खोह में देखते हैं। न उसने कोई खौफ की बात बताई थी। मामला तो बहुत पेचीदा मालूम पड़ता है, मगर तुम भी कुछ गलती कर गए। तेज सिंह, मैंने क्या गलती की? कल योगी ने दीवार से निकलकर मुझे कूदने से रोका। इसके बाद जमीन पर लात मारी और वहां की जमीन फट गई और वनकन्या निकल आई। तो योगी कोई देवता तो थे नहीं कि लात मारकर जमीन फाड़ डालते। जरूर वहां पर जमीन के अंदर कोई तरकीब है। तुम्हें भी मुनासिब था कि उसी तरह लात मारकर देखते कि जमीन फटती है कि नहीं। ये आपने बहुत ठीक कहा। तो अब क्या करें? आज फिर चलो, शायद कुछ काम निकल आए। अभी खोह में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, चलिए। आज फिर कुमार और तीनों अय्यार उसी तिलिस्म में गए। मामूली राह से गुजरते हुए उसी दालान में पहुंचे जहां योगी जी निकले थे। जाकर देखा, वे दोनों सड़ी गली जानवरों की खाई हुई लाशें वहां न थी। जमीन धोई धोई साफ मालूम पड़ती थी। थोड़ी देर तक ताज्जुब से भरे ये लोग खड़े रहे। इसके बाद तेज सिंह ने गौर करके उसी जगह जोर से लात मारी जहां योगी ने लात मारी थी। फौरन उसी जगह से जमीन फट गई और नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां नजर पड़ी। खुशी खुशी ये चारों आदमी नीचे उतरे। वहां एक अंधेरी कोठरी में घूम घूम कर इन लोगों को कोई दूसरा दरवाजा खोजना पड़ा, मगर पता न लगा। लाचार होकर फिर बाहर निकल आए, लेकिन वो फटी हुई जमीन फिर न जुड़ी, उसी तरह खुली रह गई। तेज सिंह ने कहा, मालूम होता है कि भीतर से बंद करने की कोई तरकीब इसमें है जो हम लोगों को नहीं मालूम। खैर, जो कुछ भी हो, काम कुछ नहीं निकला। अब बिना बाहर की राह इस खोह में आए कोई मतलब सिद्ध न होगा। चारों आदमी तिलिस्म के बाहर हुए। तेज सिंह ने ताला बंद कर दिया। एक रोज टिक कर कुंवर वीरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह सेनापति को नायब मुकर्रर करके चुनारगढ़ भेज देने के बाद नौगढ़ की तरफ कूच किया और वहां पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की। राजा सुरेंद्र सिंह के इशारे से जीत सिंह ने रात को एकांत में तिलिस्म का हाल कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा। उसके जवाब में जो कुछ ठीक ठाक हाल था, कुमार ने उनसे कहा। जीत सिंह ने उसी जगह तेज सिंह को बुलाकर कहा, तुम दोनों अय्यार कुमार को साथ लेकर खोह में जाओ
और उस छोटे तिलिस्म को कुमार के हाथ से फतेह करवाओ, जिसका हाल तुम्हारे उस्ताद ने तुमसे कहा था। जो कुछ हुआ है सब इसी बीच में खुल जाएगा। लेकिन तिलिस्म फतेह करने के पहले 2 काम करो। एक तो थोड़े आदमी ले जाओ और महाराज शिवदत्त को उनकी रानी समेत यहां भिजवा दो। दूसरे, जब खो के अंदर जाना तो भीतर से दरवाजा बंद कर लेना। अब महाराज से मुलाकात करने और पूछने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इसी वक्त कूच कर जाओ और रानी के वास्ते एक टोली भी साथ लिवाते जाओ। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तीनों अय्यारों और थोड़े आदमियों को साथ लेकर खो की तरफ कूच किया। सुबह होते होते ये लोग वहां पहुंचे। सिपाहियों को कुछ देर छोड़ चारों आदमी खो का दरवाजा खोलकर अंदर गए।